मैं शिखा सक्सेना और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में चल रहे सियासी संकट की। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि उन्हें अपनी सीएम की कुर्सी आईएएस अफसरों के चलते गंवानी पड़ी। चर्चा है कि राज्य की बेलगाम अफसरशाही उनका सीएम पद ले डूबी। इन अफसरों को लेकर विधायक और त्रिवेंद्र सिंह रावत का मंत्रिमंडल पहले से ही नाराज था। कई बार सीएम से शिकायत के बाद भी उन्होंने इस बात को अनसुना कर दिया। उत्तराखंड में जब बीजेपी की सरकार बनी तब उत्तराखंड के लोगों को बेहद उम्मीदें थी, लेकिन वह उम्मीदें भी पूरी होती नहीं दिखी। साफ कहा गया कि वह किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे। दिल्ली से भेजे गए पर्यवेक्षकों को भी बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने कहा कि कार्यकर्ता इस हद तक नाराज हैं कि चुनाव में काम ना करने की बात कर रहे हैं। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबियों का कहना है कि पार्टी के भीतर ही गुटबाजी की वजह से रावत की कुर्सी गई। उन्होंने कहा कि राज्य में पार्टी के नेताओं की नजर पहले से ही सीएम की कुर्सी पर थी और वह किसी न किसी तरह उन्हें हटाने की कोशिश में लगे थे। इसके लिए कई तरह की बातें सामने भी आईं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अब समय था एक नए शासक के हाथ में देवभूमि की कमान थमाई जाए। इसके चलते उत्तराखंड बीजेपी में कई दिनों से सियासी उठापटक चलती रही। रावत का स्थान लेने के लिए करीब आधा दर्जन नेताओं के नाम सामने आने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हर कोई कुर्सी पर विराजने के लिए आतुर है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री बनने की बैठक में 4 नाम सबसे आगे चल रहे थे, जिसमें पहला नाम है धन सिंह रावत का, जो उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं। दूसरा बड़ा नाम है अनिल बलूनी का, जो राज्यसभा सांसद हैं और बीजेपी मीडिया सेल के अध्यक्ष हैं। तीसरा बड़ा नाम माना जा रहा है बीजेपी सांसद अजय भट्ट का। चौथा नाम केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का है। पर इन सभी नामों से पृथक उत्तराखंड की कुर्सी लोकसभा सांसद तीर्थ सिंह रावत के पास चली गई। पर विचार करने योग्य बात यह है कि आखिर राजनीति के इस हेरफेर में उत्तराखंड में खेले जा रहे सियासी दावों पर विराम कब लगेगा, विराम लगेगा या नहीं। राज्य में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मची हुई है। नेता सत्ता की आड़ में एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर पद पाने की कवायद में जुटे हैं। ऐसे में आगामी चुनाव में क्या परिणाम रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या चुनौतियां रहेंगी, वो देखना लाजमी होगा। 2017 से त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उनके खिलाफ पार्टी का एक धड़ा लगा हुआ है। बता दें कि केंद्रीय नेतृत्व के पास पिछले साल से फीडबैक था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार और पार्टी संगठन के बीच समन्वय ठीक नहीं चल रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के 18 विधायकों ने पार्टी नेतृत्व को त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए पत्र लिखा था। इन 18 विधायकों में कई मंत्री भी थे। कांग्रेस से बीजेपी में आए सभी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत से नाराज चल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव से पहले इन नेताओं की नाराजगी पार्टी को काफी नुकसान कर सकती है। इनमें कई मंत्री और विधायक भी हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस से आए कई मंत्री और विधायकों ने रमन सिंह और दुष्यंत गौतम को साफ कर दिया है कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत को नहीं हटाया गया तो वे इस्तीफा दे देंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के परिवार पर भी सरकार के कामकाज में दखल देने का आरोप लगाया जाता रहा है। चलिए जानते हैं उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव पर राजनीतिक सलाहकार और रोड मैप टू विन इलेक्शन के लेखक डॉक्टर सुनील मिश्रा जी की क्या राय है। अच्छा पूछा आपने। उत्तराखंड की टोटल राजनीति में जो भूचाल आया था, क्या भूचाल थम गया है या आने वाले वक्त में भूचाल बढ़ेगा? मुझे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर लगता है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने तीर्थ रावत को एक हड़बड़ी में 2-3 दिन की नोटिस पे, या तो हम कहें वो एबीपी न्यूज़ के सर्वे के बाद जब सबसे कम रैंक पे आने वाले मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे मुख्यमंत्री रहे, उसके आधार पे उनको हटाया गया, या तमाम भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग जो पिछले कुछ दिनों से राजनीति कर रहे थे। राजनीति इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको सीएम की सीट मिल जाए। वो 4-5 दावेदारों की बात जो मीडिया अक्सर कर रही थी। तो मुझे लगता है कि अभी इसका पटाक्षेप हुआ है। आने वाले वक्त में अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ बड़े घमासान होने की तैयारी सा लगता है। मुझे लगता है कि सीएम जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने तीर्थ सिंह रावत को बना दिया है, ये शायद बड़ा जल्दबाजी में लिया गया फैसला है।
दूसरी चीज़ें, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की झोली में एक उदाहरण दे दिया है कि 4 साल के बाद मैं अपने सीएम को बदल रही हूँ। या आप पूरे क्षेत्र में जाकर चीज़ें कहिए कि 4 साल में हमारे जो सीएम थे वो नाकामी की हद उन्होंने पार कर दी थी, उन्होंने कोई विकास नहीं किए, उन्होंने अपने लोगों को साथ लेकर नहीं चला, उन्होंने जो नया कमिश्नरी का मुद्दा किया वो उनका एक गलत डिसीजन था। तो मुझे लगता है जो चुनावी परिप्रेक्ष्य पे आपने क्वेश्चन पूछा, आने वाले वक्त में उत्तराखंड चुनाव के लिए ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के चुनाव और अन्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रबल चुनौती होगी। चुनौती ये होगी कि आप ऐसे व्यक्ति को सीएम क्यों बनाते हैं जो 3, 3.5 या 4 साल समाप्त होते होते लोगों की नज़रों में और आपके संगठन की नज़रों में सफल व्यक्ति साबित नहीं हो पाता है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में भी ये मांग बहुत तेज़ से फैले, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद और क्षत्रियवाद के एक गुटबाजी के सिलसिले में फंस गई है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल देखने को मिले और लोग ये मांग करना शुरू कर दें कि योगी आदित्यनाथ को भी बदलना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो मुझे लगता है वो हरियाणा पे संकट मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर की लोकप्रियता भी कम है और मनोहर लाल खट्टर को त्रिवेंद्र सिंह रावत के तर्ज पे कहीं बदलने के लिए तमाम विपक्ष और गुट के लोग न आ जाएं। तो इन 3 मुद्दों के आधार पे जो मुझे लगता है आपका प्रश्न बिल्कुल जायज़ है कि आने वाले वक्त चुनाव में और चुनाव के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को स्वयं से लड़ने के लिए कैसे जस्टिफाई करेंगे अपने सीएम फेस को, यह एक मुद्दा होगा जो हमें देखनी होगी। एक चुनावी सलाहकार के रूप में जो मेरा मानना है, व्यक्तिगत तौर पे जो मैं मानता हूँ, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी अभी वर्तमान स्थिति को कायम करने के लिए बड़ी दिक्कत आने वाली है। थैंक यू।